हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस इज नितिन कटरे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीईबी के द्वारा प्रीवियस ईयर में सन 2017 में जो पटवारी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। उसके जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे और स्पेशली हमारा फोकस यहाँ पे जो सेशन चल रहा है उसमें मैथ्स में रहेगा। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे रहेगा ज्यादातर हमारा फोकस। धीरे धीरे ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी तो मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड करते चले जाऊंगा। बट ये मेरा इस सेशन का पहला वीडियो है जिसपे मैंने मैथ्स को यहाँ पे टारगेट किया है। जो 9 दिसंबर 2017 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि एमपीपीईबी के द्वारा व्यापम के द्वारा क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है या तो वो रिपीट करता है या एज इट इज क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल फेर बदल करके या संख्याओं का अंकीय फेर बदल करके वो नए क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को आपको फॉलो अप करते चले जाना है। क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। पहले आपके क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम आते थे, अभी क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, अभी 200 क्वेश्चंस आने हैं। पहले सब्जेक्ट्स कम थे, अभी 8 सब्जेक्ट्स कर दिया है। तो सब्जेक्ट्स के चेंज हो जाने से जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर से आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक कौन कौन से व्यापम कवर अप कर रहा है। ध्यान से आप लोगों को बताऊं मैं कि आप चूंकि सभी लोग अभी लगे हुए हैं, सभी का एग्जाम है, कुछ मार्च से स्टार्ट हो गया है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर सॉल्व कर ले। जिनका बाद में शिफ्ट में है, बाद के शिफ्टों में जिनका एग्जाम्स है, प्रीवियस ईयर का एक बार छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस जरूर करा करिए, ताकि एटलीस्ट आप टॉपिकों से जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिकों से रूबरू हो जाए हर एक चीज के लिए। ना ही मैं यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उन पे भी आपको अटेंशन देना है। तो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो पेपर हुए हैं एमपी व्यापम की तरफ से, आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी जो 200 क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी जो 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं पटवारी के, तो पटवारी के 200 क्वेश्चंस आपको जो प्रीवियस ईयर में सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ऐसा नहीं पहली बार आ रहे हैं 200 क्वेश्चंस, आते थे पहले सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 200 क्वेश्चंस का ही ट्रेंड था। वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है एमपी व्यापम का जो पटवारी पेपर है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस जो पहले पटवारी में पूछता था वो ना पूछ के जो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में चूंकि इस वैकेंसी को इंक्लूड कर दिया गया है तो उसी के से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे आपको आने वाले हैं। तो उनका भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर में जो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम लोग एक शॉर्ट टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, ताकि ये जरूरी नहीं है कि व्यापम के द्वारा पटवारी का एग्जाम है, आगे भी फर्दर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो सारे क्वेश्चंस के सारे एग्जाम्स के लिए हमारा ये जो सीरीज है ये यूजफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो सभी कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट्स, सभी से मेरा यहाँ पे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि मेरा जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। मेरा ये इनिशिएशन आप लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, बस यही मेरा एक टारगेट है, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, जो एग्जाम एक्चुअल में हुआ था व्यापम के द्वारा, जो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरिंग हो सकती है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर इन चीजों के बारे में आप बताया करिए कि क्या चीजें समझ आ रही हैं, या कुछ और फेरबदल करना हो तो वो भी चीजें आप इंक्लूड करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इन समीकरणों को हल करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है, हल करने हैं, इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। दो समीकरणों को सॉल्व करने की हमने 10th क्लास में मेथड पढ़ी है, एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ कि आपको दो जो समीकरण है, बहुपद वाले समीकरण है, उन बहुपद समीकरणों को किस तरीके से किन किन विधियों के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां होती है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, बहुत सारी। बट यहाँ पे हम लोग इन जनरल हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हम लोग विस्थापन जो आपकी मेथड है, विलोपन मेथड, वो हम लोग यूज करते हैं। विलोपन मेथड में क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसमें आपको 5 का गुणा कर देना है, ठीक है, और इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उनको हमको सेम बना लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, 5 दूना 10, हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 दिया 15y इक्वल्स टू 5 अट्ठे 40, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10x,
प्लस 2 चौके 8 y इक्वल्स टू 13 दूनी 26 हमारा होता है। और जब हमारा एक कोफिशिएंट सेम हो जाता है, एक टर्म सेम हो जाता है, तो हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 8 गया, यहाँ पे 7y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 में से 26 गया तो आपको 14 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14/7, मतलब y का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2। y का वैल्यू मेरे पास आ गया 2। इस y के वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पुट करूंगा तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो 2x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 8। 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2/2, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, x का वैल्यू मेरे पास में 1 हो गया, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप ऑप्शन से सॉल्व कर लें। ठीक है, यदि आप इस x का वैल्यू को यहाँ पुट करते डायरेक्टली इन इक्वेशंस पे आप पुट कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, सेकंड ऑप्शन x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उन ऑप्शंस को आप डायरेक्टली उठा के पुट कर सकते हो। ये भी एक आपका शॉर्टेस्ट मेथड है, यदि आपको इतनी सारी चीजें नहीं करनी है तो। जैसे कि यदि मैं x का वैल्यू यहाँ पुट करता तो 2 1 जा प्लस 3 2 जा, क्या 8 हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे 2 होता, 3 6, 2 और 6 कितना हो जाता, 8 हो जाता, तो हो रहा है। तो सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई भी करा सकते हो, ये तरीका भी है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है, 8 भुजाएं होती हैं, आपका क्या क्या कहलाएगा, अष्टभुज कहलाएगा। ठीक है, 6 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं, 4 भुजाएं, सभी के नाम आपको पता है। 4 भुजा वाला बहुभुज है तो उसे हम आयत कहते हैं, या फिर आप उसे वर्ग बोलते हैं। ठीक है, 3 भुजाएं वाली कोई आकृति है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा, ये 2017 का है, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, पूरा 6 साल हो चुका है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल हाई देखने को मिलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, सारी चीजें वही होती हैं, कुछ भी आपका डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि जो गुणनफल है वो एक पूर्ण वर्ग बने। पूर्ण वर्ग बने मतलब क्या भाई, परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात हो। जैसे मैंने बोला 25, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या एक पूर्ण वर्ग है, हाँ, क्योंकि इसका वर्गमूल अवेलेबल है जो कि 5 होता है। क्या मैंने बोला 36 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ मैं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इसका होता है 6, इसका स्क्वायर रूट में निकालूंगा तो निकल जाएगा। पर मैं क्या बोलूं, 47 का, मैं बोलूं 45 का, या मैं बोलूं 98 का, आप मुझे स्क्वायर रूट बताओ तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल अवेलेबल नहीं है, या वर्गमूल है भी, निकालूं भी तो डेसिमल्स में आएगा, जो कि मेरे पास नहीं है, डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर, इसे क्या बोलूंगा मैं, अपूर्ण वर्ग। ये क्या बन जाएगा, अपूर्ण वर्ग। मुझे कैसा चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या 25 है, 36 है, 49 है, 49 है ना, 99 से 81 होता है, ऐसे 100, ये सारे नंबर्स जो हैं, ये जितने भी मैं लिख रहा हूं, 144, 121, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 1575 में ऐसी किस संख्या का मैं गुणा कर दूं, ऐसी किस संख्या का मैं गुणा कर दूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर की पहले डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब हम करते हैं सॉल्व। देखो, अब इसको ऑप्शन से उठाना ज्यादा उचित रहेगा कि जब मैं 1575 को, पहले तो उसे ब्रेक डाउन करना है, हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से ब्रेक करते हो आप 1575 को। तो मैं सिंपली इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि 15 से मैं डिवाइड कर दूं, सॉरी 15 से डिवाइड कर दूं, तो 15 एकम 15, 0, 15 पना 75। ठीक है, कोई दिक्कत, 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 5 105 होता है, 7 3 21, और ये 3, मतलब देखो इसको भी मैं और ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे 5 और 3 बन जाएगा, 5 और 3 बन जाएगा। देखो सिंपली आपको मैं थोड़ा और लॉन्ग मेथड बता देता हूं, ये थोड़ा मैं और जल्दी कर दिया, और भी शॉर्ट में देख लो। आपने इसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया। आपने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करना आपको आता है, थोड़ा सा मैं इसको और लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1575 को आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 हम 25, ऐसे ही होगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 2, 5 हम 25, 5 से अगेन किया, 5 छक्का 30, 5 तिया 15। ठीक है, और करोगे आप 7 से 7 9 63। ठीक है, और करोगे 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9।
ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यदि मैं इसको अंडर रूट में निकालूं तो 5 इंटू 5 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। 7 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही लिखूंगा। अब जोड़े बनाने हैं, देखो क्या 5 का जोड़ा बन गया? बन गया। तो मुझे जरूरत नहीं है, 5 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा। जिनका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, ठीक है। क्या 3 का जोड़ा बन गया? बन गया। तो 3 का जोड़ा भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या 7 का जोड़ा बना है? नहीं बना। भाई 7 का जोड़ा बनना जरूरी है। यदि 7 का जोड़ा बन जाएगा तो 7 भी बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में कोई भी संख्या नहीं फंसेगी। अभी फिलहाल इसको मैं लिखूंगा तो 5 तिया 15 और अंडर रूट पे 7 लिखूंगा। अंडर रूट में कोई ना कोई संख्या फंस रही है, मुझे फंसाना नहीं है। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं या पूर्ण वर्ग संख्या बनाऊं या कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसके वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या नहीं फंसती है। ये बेसिक है, ठीक है। तो 1575 में ऐसी किस संख्या का मैं गुणा कर दूं कि वो जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन के निकल आए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए जरूरी क्या है कि उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, जो गुणक हैं, जो गुणज हैं, वो गुणज कैसे हो? सेट्स में हो, दो दो के सेट्स में हो। वर्गमूल है तो दो दो के सेट्स में हो। इसी में क्वेश्चन फेर बदल करके क्या पूछ सकता है? पूर्ण घन हो, एक परफेक्ट क्यूबिक नंबर बन जाए। इसमें से किस संख्या का गुणा करूं कि परफेक्ट क्यूबिक नंबर बन जाए? तो ये भी क्वेश्चन फेरबदल करके पूछ सकता है। तो क्यूबिक वाले में आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। जब आप परफेक्ट स्क्वायर ना बना के परफेक्ट घन बनाओगे, पूर्ण घन बनाओगे, तो 3 3 का गुणा, 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। बट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो दो का, कितने का? दो दो का जोड़ा बनना जरूरी है। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, पूर्ण वर्ग की डेफिनेशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब्दुल है, एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। कितने भाई? 100 पुस्तक वाले के कितने पृष्ठ पढ़ लिया उसने? 25 पृष्ठ पढ़ लिया, ठीक है। और ये था अब्दुल। किसने? अब्दुल ने। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5, इसका 2/5, इसका 2/5 कैसे निकालूंगा भाई? गुणा करके निकालूंगा। 5 दूना 10 और 0 मतलब 40। इस 100 का 2/5 कितना होगा? इस 100 का 2/5 होगा 40, ठीक है। मतलब ये जो 25 प्रश्न है वो अब्दुल ने पढ़ा है और 40 जो प्रश्न पढ़े हैं वो अकबर ने पढ़े हैं। किसने पढ़े? अकबर ने पढ़े। इतना क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पढ़ना पड़ेगा मुझे। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। देखते हैं। अब्दुल ने, सॉरी ये है अब्दुल, हाँ हाँ, अब्दुल, ऊपर वाला अब्दुल। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, तो अकबर से आधा पढ़ा नहीं, ठीक है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो स्टेटमेंट पहला क्या है? अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। देखो कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। क्या? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला तो अभी हम आंसर है तो उसको हटा देते हैं। क्या आधा पढ़ा है? भाई अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा है? नहीं, इसका आधा तो 20 होता। 40 का आधा 20 होता। यदि इसका 20 यहाँ पे 20 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। नहीं, हमें असत्य ही बताना है, तो ये तो असत्य हो गया, तो राइट आंसर हो गया। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा है। देखो अकबर ने अधिक पढ़ा है, हाँ बिल्कुल सही, तो ये आंसर नहीं होगा। अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े हैं। अकबर ने इसके 2 गुने से मतलब 25 दूना 50 से 10 पृष्ठ कम पढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है, यही है। और अगला है आपका अब्दुल ने अकबर के आधे से, अकबर के आधे से ये से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं। बिल्कुल, अब्दुल ने अकबर के आधा, अकबर का आधा कितना हो गया? 20, इससे 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सत्य हैं। एक ऊपर वाला गलत है, जो आधा पढ़ा है वो गलत है, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बहुत आसानी से यदि आप इत्मीनान से क्वेश्चन को करेंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 का क्या घात 2 की घात 10 का आधा है? 2 की ऐसी कौन सी घात है इन चारों में जो 2 की घात 10 का, 2 की घात 10 का आधा है? भाई क्या करोगे? आपको घातांक नियम पता है ना भाई? घातांक नियम क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n, मतलब गुणे में घाते। अगला क्या है? a की पावर m और a की पावर n बराबर होगा यदि घातें घट जाती हैं, यदि ये किसमें हो? आधार समान हो, तो जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, ऐसा हमें घातांक नियम बोलता है। तो फिलहाल यहाँ पे घातें घट जाएंगी। 2 की घात 10 माइनस 2 की घात 10 माइनस 2 की घात 10 माइनस 1 करूंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है। 2 की पावर 10 माइनस 1 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 9। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अगला देखो, बेसिक भी आपको साथ साथ में कवर अप करके चलना है,
क्या बेसिक भी आपको साथ साथ में कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है ये, अगला देखते हैं। यदि एक आयत का विकर्ण, यदि एक आयत का, ठीक है, यदि एक आयत का विकर्ण डायगोनल, आयत कैसे बनता है, ऐसे बनता है, जिसकी लंबाई तो ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। ये लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। विकर्ण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको मैं डी से डिनोट करता हूं, डी। डी डी मतलब डायगोनल, और डायगोनल इसका क्या होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, में विकर्ण, हिंदी में विकर्ण। इसका वैल्यू यदि मैं पूछूं तो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे निकलता है ये निकलता है आपका, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक समकोण त्रिभुज है, ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज। इसे समकोण त्रिभुज में मुझे ये कर्ण दिया है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण का वैल्यू पूछा है और ये आधार और ये लंब का वैल्यू बताना है, और आधार और लंब का वैल्यू दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका, एल का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी है आपकी, ऊंचाई जो है इसको ले लेंगे हम बी, ठीक है, ये लंब। तो इस तरीके से यहाँ पर डी का वैल्यू कितना जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल वेत्रफल सब तो पता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का जो पेरीमीटर होता है, जो उसका परिमाप होता है, वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, सिंपल है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, पहले हम उस पर टारगेट करते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक था, आयत के बारे में थोड़ा सा बेसिक। हाँ चलिए, क्या दिया है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है इसका जो विकर्ण हमें दे रखा है, ठीक है, विकर्ण हमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और एक भुजा हमें दे रखी है 63 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बतानी है। सिंपल मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, अंडर रूट, सॉरी ये है डी बराबर क्या होता है, अभी बताया था हमें भाई, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या मैं इसको लगा सकता हूँ कि ये 65 विकर्ण हमें दे रखा है इक्वल्स टू लेंथ, कोई एक लेंथ मान लो 63 का स्क्वायर प्लस इसकी दूसरी भुजा नहीं पता, मैं बी मान लेता हूँ और इसका स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं उठा के शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 65 का स्क्वायर इक्वल्स टू 63 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बड़े बड़े स्क्वायर्स तो आपको याद नहीं होंगे, नहीं है ऑब्वियसली, किसी को नहीं होते, या तो मल्टीप्लाई करके कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, आप बस फॉर्मूला 65 का स्क्वायर माइनस ऑफ 63 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है, लगा सकते हो। 65 प्लस 63 और मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस ऑफ 63 इक्वल्स टू बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, हाँ यहां से करोगे क्या होगा, ये 128 हो जाएगा, 65 5 3 8 मल्टीप्लाई 65 माइनस ऑफ 63 कितना होता है अभी, 2 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 हो जाएगा बराबर 20 स्क्वायर, और 256 अंडर रूट के अंदर किसका होता है, 16 का होता है। किसका होता है, 16 का होता है। तो 16 63 65, ये ट्रिपलेट भी बनता है, याद रखना है, ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। 16 63 65 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तो मैंने याद रखने की बात कर दिया। दूसरी चीज है ये एक मेथड है जो कि आपको सिंपली फॉलो करनी है। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला पता रहता आपको तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, इस 65 के स्क्वायर को आप आराम से मल्टीप्लाई करो, 65 गुणा 65 करो, इधर 63 को लिखो, 63 गुणा 63 करो, जो भी आंसर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो फाइनली वो 256 ही बनेगा, और 256 बराबर 20 स्क्वायर करोगे तो ये आपका अंडर रूट में 16 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 औसत निकालना है। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सारी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो संख्याएं हैं, जितनी भी नंबर्स का हम निकाल रहे हैं उनका नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, संख्या योग बटे संख्या, ये बराबर हमारा औसत होता है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को समांतर माध्य बोलते हैं, और इसी को हम माध्य भी बोल देते हैं, सिंपली औसत भी इसी को बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है। चलिए सभी का योग कर देते हैं। देखो एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, सभी इकाई अंक को यहीं से जोड़ देना है। 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30 का 0 हासिल का 3, यहाँ ऐसे
वहीं पे करना है। 3 और 1 4, 5, 2 7, 2 9 और 1 10, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, बटे 5 करना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। जब सॉल्व करोगे 20 हमारा आंसर आएगा। इसमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको, ये बहुत लंबा भी आ सकता है, लंबा भी आ सकता है, तो ऐसे लिखना नहीं है बैठ के 17 और 21 और फिर ऐसे लिख के फिर इकाई अंक जोड़ रहे हैं दहाई, भाई यहीं से जोड़ो आप, यहीं से उठा के डायरेक्टली जोड़ो। इकाई दहाई सीखना, 3 अंक 3 डिजिट की भी आएंगी, 4 डिजिट की भी आएंगी, तो डायरेक्टली जोड़ना सीखो। ठीक है, यदि आपका 6 8 6 7 5 8 2 3 5 9 8 7 इस तरीके के भी आपके टर्म्स आते हैं, तो इकाई अंक को पकड़ पकड़ के 7 3 10 7 17 हासिल का 1 8 और 1 9 2 11 6 17, इस तरीके से आपको 8 और 1 16 8 3 24 25 26, इस तरीके से आपको कैरी 2, तो ये आपको इकाई अंक और दहाई अंक को साथ में वहीं से लेके जोड़ना सीखना चाहिए, तो ताकि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस समीकरण के मूल्यांकन करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है 625। भाई रूट जब भी पूरे इक्वेशन में डलता है, ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कुछ जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं आपको बता दूं, जब ये पूरे में रूट डलता है तो ये ऊपर वाले का भी रूट बनता है और नीचे वाले का भी रूट बनता है, बराबर x के बटे √5। ठीक है, अगला स्टेप, ये स्टेजेस है, आराम आराम से सब चीजें करनी है। 625 जो रूट होता है, स्क्वायर रूट इसका जो वर्गमूल होता है, ये होता है 25। ठीक है, अच्छा ये जो 125 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो कैसे करेंगे हम इसको? लिखते हैं हम 5√5। कैसे करते हैं? देखो 125 को ऐसे करते हैं, 5 से करा तो आपका 25 आया, फिर 5 से किया तो 25 आया, फिर 5 से किया तो 1 आया, और जब हम इसको अंडर रूट में से निकालते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, जोड़े बन गए 2 के, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 1 5 अंदर आ जाएगा, ऐसे करते हैं सिंपली। ठीक है, x अपॉन √5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला रख दूंगा। ठीक है, x का वैल्यू अलग रख दूंगा, रख देता हूँ। x का वैल्यू जब अलग रखूंगा तो 25 3 गुणा हो जाएगा इसका, तो 25 √5 अपॉन 5 √5। √5 से √5 कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 25, हमारा राइट आंसर x का क्या बन जाएगा? 5। क्या बनेगा? 5। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे भी बनेंगे सारे क्वेश्चंस। पूरी सीरीज लेके आया हूँ, पूरी सीरीज करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कंटिन्यू बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, सारे शिफ्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, करीब टोटल 1 महीना एग्जाम चला था वाला, 27-28 दिसंबर तक चला था, हर दिन 2-2 शिफ्ट में हुआ है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इत्मीनान से बस इसको एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। साथ में थोड़ा बेसिक भी इसको आपको साथ में पैरेलली लेके चलूंगा, वैसे चूंकि बेसिक बताने का समय थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा कम टाइम में ही इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक्स वाई और जेड, जल्दी भी करना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक दिया है एक्स इंटू वाई मेरे पास में दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू दे रखी है एक्स वाई इक्वल्स टू 14, वाई जेड इक्वल्स टू हमें दे रखा है 10, और जेड एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है 35। क्लियर है, हमें पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। ठीक है, हम क्या एक्स वाई, ये जो इक्वेशन दिख रही है, देखो सिंपली मेरे पास में यदि कुछ नहीं दिख रहा तो मैं इनको दो को डिवाइड करके मैं रेशियो निकाल लूं। यदि मैं एक्स वाई अपॉन वाई जेड करूं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स डिवाइडेड बाय जेड इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा? 2 7 14, 2 5 10, ये बन जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से वाई जेड अपॉन मैं जेड एक्स करूं तो इस जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वाई बटे एक्स बराबर 5 दूना 10 और 5 7 35 नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो सेम करोगे आप, देखो रेशियो सेम करोगे, x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। अब y पे देखते हैं, अब y का वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे, y का वैल्यू आप 2 लिखोगे और z का वैल्यू आप z का वैल्यू यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपकी x की सेम है। ठीक है, तो ये रेशियो क्या बन गया? 7:2:5। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। x इंटू वाई, 7 दूना 14, हाँ भाई आ रहा है, कोई दिक्कत। वाई जेड देखो, y इंटू जेड करोगे तो 2 पंचे 10, हाँ भाई आ रहा है। z इंटू एक्स करोगे 35 आ रहा है कि नहीं? देखो z और x का मल्टीप्लाई 7 पना 35 आ रहा है। तो ये आपके जो वैल्यूज हैं वो यही है 7 2 5, हमें इनका एडिशन पूछा है, ऐड कर देना है, 7 और 2 9 और 5 14, हमारा राइट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। पेपर जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली चीजें यही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या होगी, हमें ये बताना है। देखो, आयु वाले क्वेश्चंस भी आपके इसी में इंक्लूड करके आते हैं। ठीक है, ये भी एक मैथ्स का एक आयु जो एजेस वाला क्वेश्चन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना, पति और पत्नी, तो मैं पति को लिखता हूं हस्बैंड और वाइफ को, पत्नी को लिखता हूं वाइफ। इन दोनों की औसत आयु कितने, 7 वर्ष पहले, मैं -7 लिख रहा हूं। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कितनी थी भाई, 27 थी इनकी औसत आयु। इनका औसत आयु ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा सा ये लेंथी हो सकता है लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्या H+W हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कंबाइंड जो एज होगी आज से 7 वर्ष पहले, वो 54 हो जाएगी। 27 दूना 54 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कब थी भैया, 7 वर्ष पहले थी। और यहां से जो स्टेटमेंट चालू हुआ है वो अभी का हुआ है, वर्तमान का हुआ है। तो क्या मैं इन दोनों को वर्तमान में लेके आऊं, जब दोनों की आयु में मैं 7 साल वापिस आऊंगा तो क्या हस्बैंड भी 7 साल ऐड नहीं हो जाएगा और वाइफ में भी 7 साल का इंक्रीमेंट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मैं इसमें 54 में 14 को नहीं जोड़ सकता, क्या वर्तमान में आने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 वर्ष इसके हस्बैंड की वाइफ का है, सॉरी हस्बैंड की एज का है, और इसमें जो 7 वर्ष है वो उसकी वाइफ की एज का 7 वर्ष है। ध्यान से देखना बिल्कुल। तो इसमें 54 + 14 मैंने जोड़ा है। बहुत सारे लोग गलती जल्दी में ये करते हैं कि 7 वर्ष अभी आना है तो 54 और 7 में जोड़ देते हैं और सीधे इसको 61 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। 54 में 14 को जोड़ना है, 2 लोग हैं तो, यदि 3 लोग हैं तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। ठीक है, तो 54 में जब आप 14 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कितना, 68 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हस्बैंड और वाइफ का अभी वर्तमान में एज कितना आ जाएगा उनका, वर्तमान में एडिशन योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 68 वर्ष। एक सेकेंड, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान का एज, जो वर्तमान का एज आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 14 जब मैं जोड़ूंगा तो 68, ये वर्तमान की एज की बात कर रहा है। ठीक है, अब जो है पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु, हस्बैंड वाइफ और उसका जो सन है, इनकी औसत आयु बटे 3 बराबर 24 वर्ष है। तो क्या 24 थी 48, 24 दूनी 48, 24 थी 72 नहीं हो जाएगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन इक्वल्स टू 24 48, 24 थी 72। ठीक है, इस H+W का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 68 प्लस सन बराबर 72। मुझे सन की वैल्यू पूछा है, पुत्र की आयु पूछा है, तो क्या सन बराबर 72 में से 68 को घटाऊंगा तो 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये 72 में से 68 घटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सन का वैल्यू आ गया, सन की आयु आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है। कुछ भी, बहुत सारी ट्रिकें आती हैं, मानता हूं बहुत सारी ट्रिकें हैं, बट यदि आप व्यापम लेवल पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको आराम से इत्मीनान से करना है। आपका बेसिक तरीका स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। जिन जिन का बेसिक स्ट्रांग है वो इस तरीके से अपना के ही चलना चाहिए। देखिए, जब आप अपने बेसिक को स्ट्रांग करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कुछ नहीं होती, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकें बता दूंगा मैं यहाँ पे, बट बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकें करने से कुछ होना जाना नहीं है। सिंपल तरीके से आपको पता है, यदि आप बहुत अच्छे एक स्टूडेंट हैं या काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना भी नहीं लिखोगे जितना मैंने लिखा है ना, इतना नहीं लिखोगे आप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ से स्पेस के लिए। इतना नहीं लिखोगे आप, क्या करोगे, देखो जो एक स्टूडेंट होता है जो काफी दिनों से तैयारी कर रहा है, उसको ये पता है कि भाई, हाँ क्या पता है कि भाई पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 थी। तो जब 7 वर्ष पहले 27 दूना 54 एडिशन हो जाएगा और 54 में 14 को जोड़ के वर्तमान में वो 68 तुरंत ले आएगा। जो मैंने लिख के बताया था वो 68 तुरंत ले आएगा। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 27 थी, तो एडिशन कितना होगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा। ये 7 वर्ष पहले थी, वर्तमान में आना है, तुरंत 14 जोड़ देगा वो, तो 68 ऐसे ही लिख देगा। इस 68 को लिखेगा, अब पति और पत्नी के बीच में मैंने 68 डाल दिया हूं और सन मेरे पास यहाँ पे है, इन तीनों का एडिशन मेरे पास 72 है, क्योंकि औसत है ना 24, तो औसत 24 है तो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा तो 72 होगा। भाई 68 यहाँ लिखूंगा, सन को यहाँ लिखूंगा, बराबर 72 करूंगा तो सन का वैल्यू सीधा सीधा 4 आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप इतना इतना नहीं लिखोगे, बहुत जल्दी कर लोगे यदि आप बहुत दिनों से मैथ्स कर रहे हो या काफी पुराने स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो यही मेथड आप अपनाइए, कुछ भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिकों के उसके चक्कर में मत जाइए ना। ये आपको लुप्त संख्या बतानी है, बहुत
क्वेश्चन आसान था। 3 चौके 12, 4 गुना है, 6 चौके 24, 4 गुना है, इसका 4 गुना 8 होता है, राइट आंसर 8 बनेगा। बहुत ज्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चंस आपके समय बचाते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में खंबे को पार करती है, ठीक है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी? देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला इसमें हमेशा याद रखना है। ये बेसिक है और यही बेसिक से ही सारे क्वेश्चंस मैं बताता हूं। और आगे आपको कोई भी 50 प्रकार के रूल्स बताए या इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए तो कुछ फॉलो नहीं करना है। सिंपली यही चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला यूज होता है। दूरी में आपको मैं बता देता हूं। दूरी में जनरली जब दो ट्रेनें होती हैं तो दो ट्रेनों की डिस्टेंस ऐड हो जाती है, D1 प्लस D2 या T1 प्लस T2, ठीक है। दूरी हमेशा ऐड होती है। यदि एक पुल है, देखो इसमें भी दो तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। दूरी हमेशा ऐड होती है। चाल आपकी यदि सेम डायरेक्शन में है तो आपकी जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। यदि सेम डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगी, और सेम डायरेक्शन में है तो वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। समय आपका समय रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक चीज और, किलोमीटर प्रति घंटे से कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ इतना ही बेसिक है और कुछ नहीं है। यहाँ दूरी में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जो ट्रेन, जैसे दो ट्रेनें हैं तो दूरियां दोनों की जुड़ जाएंगी। एक ट्रेन है और एक खंबा है, एक ट्रेन है और एक ट्रेन खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन के आगे जो पोल है, जो खंबा है, उसकी जो चौड़ाई है वो नेग्लेजिबल है, इसलिए दूरी में सिर्फ ट्रेन की ही डिस्टेंस ली जाती है, ट्रेन की ही लंबाई ली जाती है। यदि एक ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, किसी मैन को पार कर रही है, तो मैन की चौड़ाई और ट्रेन की चौड़ाई में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, जो कि इसकी रिस्पेक्ट में ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये शॉर्ट में मैं एक पूरा सेशन लेके आऊंगा चार बराबर इस दूरी का, तो हम उसमें इस चीज को और कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जिन चीजों पे फोकस कर रहे हैं उस पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या बोल रहा है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखना, चाल निकाल रहा हूं मैं इस रेलगाड़ी की। चाल बराबर दूरी, दूरी किसकी लूंगा, इस रेलगाड़ी की चौड़ाई लूंगा। चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर है, लंबाई मतलब, ठीक है। और बटे समय, समय मतलब 0.4 मिनट, 0.4 मिनट, मिनट का मतलब होता है जब सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 60 का, इसको लिखूंगा 4/10 गुणित गुणित 60, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, 10 वन जा 10 सिक्स जा, ठीक है। तो 24 कितना आ जाएगा, सेकंड, 24 सेकंड आ गया। कोई दिक्कत इतने में नहीं, ठीक है। मतलब 24 सेकंड को ये क्या लिख रहा है, 24 सेकंड को ये 0.4 मिनट लिख रहा है। मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना आपको बता दिया कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 का मल्टीप्लाई किया, 4/10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 10 वन जा 10 सिक्स जा, 6 बार गया, 6 चौके 24 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। या देखो, यहाँ पे भी मिनट में वैल्यू दे रखी तो मत करो सेकंड में कन्वर्ट। देखो सारे मिनट में दे रखे हैं तो मत करो, करना है यदि सेकंड में दे रखा होता तो सेकंड में कर लेते। तो मैं 0.4 ही लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 0.4 ही लेके चलता हूँ। यदि सेकंड में दिया होता, यदि सेकंड में दिया होता तो मैं इसको लेके चलता, ठीक है। चलिए, 0.4 सॉल्व करोगे, 300 मतलब 3000/4, मतलब ये हो जाएगा 750, ठीक है। 4 से करोगे, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 750। चाल कितनी आ गई इसकी, 750 मीटर पर मिनट, मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी भाई। चाल देखो, पुल तो अपनी जगह रहेगा, स्पीड तो उसकी यही है, 750 इसकी चाल रहेगी। इस चाल से चलेगी गाड़ी, किस चाल से चलेगी, 750 मीटर प्रति मिनट से चलेगी, बराबर। आप यहाँ पे जो होती है, मैंने बोला था जब भी जो रेलगाड़ी है यदि किसी पुल को पार कर रही है तो उसकी भी दूरी ऐड हो जाएगी, तो 300 के साथ साथ 450 को भी पार करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल करना पड़ेगा। बटे समय मुझे पूछा है, टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है। सॉल्व करोगे जब आप, तो यहाँ पे 750 बराबर, ये जो टी बराबर हो जाएगा 750/750, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। 1 मिनट आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 1 मिनट, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार बराबर दूरी बटे समय हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 15th
टर्म ऑफ द सीरीज, 15वां पद बताना है श्रेणी का। चलिए थोड़ा सा मैं समांतर श्रेणी के बारे में जल्दी से आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। टी एन बराबर मतलब एनवा पद, ये क्या है एनवा पद। किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये होता है प्रथम पद, ये होता है एन मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कुल पद, कुल पदों की संख्या, ठीक है। और ये डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, मतलब जो सेकंड टर्म होता है T2 माइनस T1 से निकाल लो, या T3 माइनस T2 से निकाल दो। जो सेकंड नंबर का टर्म है और जो पहला नंबर का टर्म है, मतलब जैसे 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5। ही क्या है सार्वंतर आ रहा है, मतलब सभी में समान अंतर होता है, वही समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। यही सिंपल बेसिक उसकी डेफिनेशन है। अब 15वां पद हमें निकालना है, इसी फॉर्मूले को हम फॉलो अप करते हैं। मतलब T15 आपको निकालना है। प्रथम पद आपको 5 दिया है प्लस यहाँ पे ए प्लस हो गया, एन माइनस एन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमें नहीं पता, हाँ लिखा है ना ये 15वां पद, तो 15 माइनस वन, ये एन का वैल्यू है जो सा पद निकालना है। और डी कौन सा है आपका, डी मतलब सार्वंतर जो है आपका 5। सॉल्व कर लोगे, 5 धन ये हो जाएगा 15 में से एक गया 14, 14 5 70, 14 5 70 और 70 5 75। तो आप इसका जो 15वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, इसका 15वां पद आपका हो जाएगा 75। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 जहां ऑप्शन में दिखेगा आप उसको लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दिया हुआ है 3:5। 3:5 आपको दे रखा है कुणाल और गणेश की आयु के बीच अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। अब से 4 वर्षों के बाद जो कुणाल है वो कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। आज से कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना अंतर आ जाएगा दोनों में, 12 वर्ष छोटा होगा। तो कुणाल की वर्तमान आयु बताना है। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, आज से 4 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बोलता या 4 वर्ष पहले बोलता या 40 साल बाद बोलता, क्या दोनों लोगों के आयु में अंतर समान रहता है हमेशा, बिल्कुल रहता है। ये ध्यान रखना है। यदि आप आपके छोटे भाई से 2 साल बड़े हैं तो आज के 10 साल बाद भी तो वो आपसे 2 साल छोटा होगा या आप उससे 2 साल बड़े होंगे। भाई आज आप उससे 2 साल का अंतर है, आपकी और आपके भाई की एज में 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। वही बोल रहा है कि इससे 4 वर्षों के बाद कुणाल और गणेश के बीच का डिफरेंस 12 साल है, ठीक है। 12 साल का डिफरेंस 4 वर्षों बाद है, आज भी वही होगा, आज के 400 साल बाद भी वही होगा। उतना तो जिएंगे ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जितने भी सालों का अंतर होता है, अंतर हमेशा समान होता है, ठीक है। तो आज का भी अंतर कितना होगा, आज वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है उसमें भी तो अंतर मेरा उतना ही रहेगा ना, कितना, 12 साल। समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, अनुपात में अंतर कितना आया, 2, लेकिन रुपयों में, या रुपयों में नहीं मतलब वर्षों में, वर्ष में कितना अंतर आया, 12। दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है। 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कुणाल की वैल्यू की वर्तमान आयु हो जाएगी 6×18, और इस वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का वैल्यू जब 1 का वैल्यू 6 है तो 6 पंचे 30, गणेश की आयु कितनी हो जाएगी 30 साल। तो कुणाल की वर्तमान आयु पूछा है 18 साल, हम 18 आंसर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। समान त्रिज्या मतलब और समान ऊंचाई, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन। एक शंकु है, इधर लिख दोगे आप शंकु के बेलन के आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन बटे आपको बेलन का अनुपात, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन का अनुपात बताना है, ये हमें पूछा है। शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी देखो ये R1 है, ये R2 है, ये H1 है, ये H2। ऐसे तो आप कर ही लेंगे, इतना तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, समान त्रिज्या मतलब R1 बराबर R2 है, और समान ऊंचाई मतलब H1 बराबर H2 है। H1 बराबर क्या है, H2 है। मतलब R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल। H1 अपॉन H2 भी कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि चूंकि दोनों समान है। पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच गया क्या, सिर्फ 1/3। तो 1/3 अनुपात हो जाएगा शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, इसका क्या पता होना चाहिए, इसका आयतन का फॉर्मूला। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 27 लिखा है, 3 की पावर
4 को आप क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 81 लिखते हैं। 3 तिया 9, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार, यही होता है ना। 3 तिया 9, 9 3 27, 27 तिया 81, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की घात जब ऋणात्मक होती है, किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक होती है, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए उसको हम 1 के बट्टे में ले जा देते हैं। कितना कर देते हैं, 1 के बट्टे में लगा देते हैं, और मैं उसको 5/3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई पॉजिटिव बनाना था मेरे को, ठीक है ना। ये जो होता है, इसको कैसे लिखते हैं, घातांक का नियम पता है कि नहीं। यदि मैं 3 की पावर यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो इसको लिखता हूँ मैं 3 की पावर 1/3, ऐसे लिखता हूँ, इतना पता है ना। यदि ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई पावर होती 5, तो ये कितना हो जाता, 5/3 हो जाता, इतना पता है ना आपको, ठीक है। तो यदि 3 की पावर n है या m है, और इसकी पावर यदि n होती है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, 3m/n बनता है। यहाँ पे वही केस बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दूं। ये आपको फॉर्मूला में यहाँ साइड में लिख देता हूँ, स्पेस की, हाँ, बनेगी क्या, 3 की पावर -7/3 बनेगी। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, यदि आपको याद ना हो तो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बनता है, ठीक है। नाउ ये भी वही चीज बनेगी भाई, इसको मैं डिवाइड में लेके चला जाऊंगा और इसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा, ठीक है। ओके, और इंटू 3⁴, कोई दिक्कत, मतलब ये भी 81 ही बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, 81 ही बनाएगा, ठीक है। इसको मैं सबको यहाँ से हटा के इस 3 की पावर 4 को मैं, इस 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख दिया। इस 81 से 81 को तो मैंने काट दिया, ठीक है। 27 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 1/3⁵ प्लस 7/3 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, बताओ मुझे, कोई बताएगा। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक थी, उसको धनात्मक बनाने के लिए मैंने नीचे लेके चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर लो, जब 5/3 और 7/3 को जोड़ोगे, इसके जब हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 12/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 की पावर 4 बनेगा, बनेगा बिल्कुल। 3 की पावर 4 नीचे बनेगा, और 3 की पावर 4 नीचे को मैं लिखता हूँ 81। 3 की पावर 4 को लिखता हूँ 81। 81 से 81 पहले ही कैंसिल हो चुका है। इसको 27 एकम 27, 27 थी 81, मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, घातांक के नियम सही तरीके से पता होने चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। सारी संख्याओं का जो सम है, सारी संख्याओं का सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देखते हैं, ये मतलब सारे संख्याओं, सारे डिजिट्स का जो सम है, जो योग है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 4 27 और 3 30 और 2 32 और 3 35, क्या ये डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं होगी। 9 8 17, 17 6 23, 23 6 29 और 29 और 3 32, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 2 5, 5 4 9 5 14, 14 और 6 20, 7 27 और 8 35, ये हो गया 35, ये भी आपका डिविजिबल 3 से नहीं है। 4 और 6 10 और 10 और 2 12, क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए कोई भी संख्या। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये था हमारा आज का पूरा सेशन, पूरा शिफ्ट आज का, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 9 दिसंबर को, जो आपका सेशन था, ठीक है। 2017 9 दिसंबर को, जो जिसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, इसमें एक या दो क्वेश्चंस को मैंने रीजनिंग का जो पोर्शन था उसमें थोड़ा सा हटा दिया है। एक डेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि इतने अप्रैल को इतना डेट है, तो इतने अप्रैल को इतने इतना स्ट्रेंथ है, 1998 समथिंग था, तो वो तो एक रीजनिंग का टॉपिक है, वो डेट वाला वो अलग टॉपिक है, उसको मैंने हटा दिया। बाकी एक क्वेश्चन और था जिसमें जो एलिमिनेट कर दिया गया था। ऐसे कुछ 1 से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से ही हटा दिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है। चलिए, तो ये इतना सब कुछ था, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अगला मैं शिफ्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा, इसका सॉल्यूशंस भी लेके आऊंगा। सभी लोगों को एक बार और रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर जरूर करें। जाते जाते यही मेरी एक बात है आप लोगों से, जो आप लोगों को करनी है। बाकी सारे शिफ्ट के एनालिसिस आप देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन को मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट्स भी हम फोकस करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।